आजादी के बाद से अब तक 7 बार जनगणना हुई है, लेकिन जितनी बार भी हुई है एससी एसटी की गिनती तो की गई, पर ओबीसी या पिछड़े वर्ग से जुड़े आंकड़े कभी भी सार्वजनिक नहीं किए गए। केंद्र में सरकारें कोई भी रही हो, अन्य पिछड़ा वर्ग के आंकड़े 1931 के बाद से कभी सामने नहीं आए। भारत में कई जातियां और उपजातियां हैं, लेकिन किस जाति के कितने लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति क्या है, ये फिलहाल निर्धारित नहीं। 1931 से लेकर आज तक ये मुद्दा राजनीति में सुलग रहा है। पिछड़े वर्ग की कुल संख्या, उनकी आर्थिक स्थिति वगैरह को जानने के लिए क्षेत्रीय पार्टियां केंद्र सरकार पर दबाव बनाती हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की राजनीति जाति आधारित होती है तो उनको ये सूट भी करता है, लेकिन केंद्र की सत्ता में रहने वाली हर पार्टी कोई न कोई बहाना बनाकर पिछड़े वर्ग से जुड़ी जानकारी टाल जाती है। ऑपोजिशन डिमांड कर रहा है आजकल कि भाई कास्ट बेस्ड सेंसस किया जाए। आज तो उन्हें अच्छा लग रहा है क्योंकि कास्ट बेस्ड सेंसस होगा तो फिर मांग बढ़ेगी। आज की डेट में जो इंडिया ऑपोजिशन अलायंस है उसके पास ज्यादा ओबीसी लीडर्स हैं, क्योंकि उनका जो अलायंस बना है जिसमें रीजनल पार्टीज बहुत सारी हैं, कई रीजनल पार्टीज बेस्ड ही हैं कास्ट के उस पे और बैकवर्ड कास्ट पे, तो इसलिए अभी वो ज्यादा डिमांड कर रहे हैं राहुल गांधी और इंडिया अलायंस वाले, और आज की डेट में उसको बीजेपी का ज्यादा नुकसान होगा वो करने में, इस वजह से खींचातानी है। मिसाल के तौर पर साल 2010 में जब कांग्रेस सत्ता में थी तो संसद में बीजेपी के नेता गोपीनाथ मुंडे ने कहा था, अगर ओबीसी जातियों की गिनती नहीं हुई तो उनको न्याय देने में और 10 साल लग जाएंगे। 1931 में एक बार सिर्फ ओबीसी का उस समय जनगणना हुई थी। 80 साल हुए कि ओबीसी का जनसंख्या कितना है इसके बारे में सेंसस नहीं हुआ है। अगर हम इस समय भी सेंसस में ओबीसी का सेंसस नहीं करेंगे तो ओबीसी को सोशल जस्टिस देने के लिए और 10 साल हम उन पर अन्याय करेंगे। 2014 में बीजेपी सत्ता में आई, 2021 में जनगणना होनी थी लेकिन नहीं हो पाई। इसी साल संसद में बीजेपी से सवाल किया गया कि 2021 की जनगणना जातियों के हिसाब से होगी या नहीं। सरकार का लिखित जवाब आया कि सिर्फ एससी एसटी को ही गिना जाएगा। मतलब साफ है कि केंद्र में सरकार किसी की भी हो, वो जातीय जनगणना को लेकर आनाकानी करती ही है, लेकिन जब यही पार्टियां विपक्ष में होती हैं तो जातिगत जनगणना को बड़ा मुद्दा बनाती है। भाजपा इस समय जो है वो अपने आप को पिछड़ों की पार्टी मानती है, लेकिन उसके साथ साथ वो सौर जातियों का जो आगे वाली जो अगड़ी जातियां जो कहलाती है, जिसमें विशेष रूप से ब्राह्मणों की बात करें, राजपूत समाज की बात करें, जो बिजनेस कम्युनिटी की बात करें, तो भाजपा को उनका 70-80% समर्थन हासिल है। अगर ये आंकड़े सामने आकर आंकड़ों के बीच के ऊपर, तो उनका भाजपा को डर ये कि उनका आकलन जो है, उनकी जो जनाधार जो है सौर जातियों में वो 25% से हो सकता है कम हो जाए और तेजी से नीचे गिरे, और उस तरह से उनकी जो पूरी जो इलेक्टोरल अरिथमेटिक है वो गड़बड़ा जाएगी। ओबीसी राजनीति का सबसे बड़ा दावा है जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, जिसके लिए जनगणना की मांग जोर शोर से की जाती है। जानकारों का मानना है कि जातिगत जनगणना से, खास तौर पर ओबीसी के आंकड़े सार्वजनिक करने से सरकारें घबराती हैं, क्योंकि इससे जुड़ा फॉर्मूला कई पेचीदगियां खड़ी कर सकता है। सरकारें इस चीज से बचती हैं कि अर्धनिक सार्वजनिक कर देंगे तो उनके ऊपर, क्योंकि ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में हर आदमी के पास एक वोट की ताकत है, और जिसकी जितनी संख्या है वो उतना ज्यादा और ज्यादा वो हावी होने की कोशिश करता है। तो जैसे अंग्रेजी में कहते हैं कि उसे पूरे पेंडोरास बॉक्स मतलब खुल जाएगा, मतलब एक ऐसा पिटारा खुल जाएगा जिससे तमाम सरकारें जो है वो लोगों को संख्या के आधार पे उनको आरक्षण देना पड़ेगा। और अगर पिछड़ों की संख्या ज्यादा हुई तो कानून और अदालत को भी सरकार को उससे भी एक कानूनी अड़चन दूर करनी होगी, और 50% से ज्यादा मतलब 75% तक आरक्षण की बात आ जाती है। आरक्षण का दायरा बढ़ने या बदलने पर
केंद्र में सत्ताधारी किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए परेशानी बढ़ सकती है। बिहार में जातिगत सर्वेक्षण का निर्णय जब से लिया गया तब से उसके इर्द गिर्द चर्चा खूब हुई। मामला अदालत भी पहुंचा। इसके साथ ही जातिगत जनगणना के पक्ष और विरोध में कई तर्क दिए गए। जातिगत गणना क्या वक्त की जरूरत है या फिर संविधान का उल्लंघन और गैर जरूरी? बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अनुसार राज्य में जाति के आधार पर गणना की प्रक्रिया पूरी हो चुकी और एक एक चीज को बारीकी से देखने के बाद आंकड़े सार्वजनिक कर दिए जाएंगे। इस देश में हर बार 10 साल में होता था जनगणना होता था और 11 में तो मान लीजिए कि जाति आधारित जनगणना भी हो गया था। तो ये तो कुछ कर ही नहीं रहा है। 21 से किए कितना साल बिता दिए। ये तो पहला बार हो रहा है ना जी। इस देश का तो इतिहास बदल रहे हैं। ये तो पूरे तौर पर होना चाहिए। हम आपको यहाँ उस जनहित याचिका के बारे में भी बताते हैं जिसे बिहार में किए जा रहे जातिगत सर्वे को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया था। हालांकि तब सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता से अपनी अपील को पटना हाई कोर्ट ले जाने को कहा था, लेकिन इस याचिका की मुख्य बिंदुओं के बारे में भी हम आपको बताते हैं। याचिकाकर्ता का कहना था, ये प्रक्रिया संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है क्योंकि जनगणना का विषय संविधान की 7वीं अनुसूची की पहली सूची में आता है। इसलिए इस तरह की जनगणना को कराने का अधिकार केवल केंद्र सरकार को है। इस जनहित याचिका में यह भी कहा गया था कि 1948 के जनगणना कानून में जातिगत गणना करवाने का कोई प्रावधान नहीं। बहरहाल संवैधानिक प्रश्नों से अलग हम ये भी बताते हैं कि इसके पक्ष और विरोध में क्या तर्क दिए जाते हैं। क्या इससे वंचितों को लाभ होगा या सामाजिक दूरियां और बढ़ जाएंगी? जाति जनगणना का उद्देश्य होता है देश के नागरिकों की जातियों के बारे में प्राथमिक आंकड़े इकट्ठा करना ताकि उनकी शिक्षा, रोजगार और आर्थिक स्थिति के बारे में जाना जा सके। ये सच है कि देश के मूलभूत ढांचे में अलग अलग जातियां रची बसी हैं, जो देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विविधता का आईना है। लेकिन ये भी सच है कि अभी तक जाति से जुड़े कोई भी पूर्ण और भरोसेमंद आंकड़े मौजूद नहीं हैं। जो आंकड़े फिलहाल सार्वजनिक हैं और जिनके आधार पर देश में अलग अलग जातियों के लिए नीतियां बनी हैं, वो 1931 में हुए सेंसस पर आधारित है। जातिगत जनगणना के पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं उनके अनुसार ये केवल आरक्षण हासिल करने के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि जनगणना देश में मौजूद उन लोगों के मुद्दों को जानने समझने के लिए भी जरूरी है जो हाशिए पर हैं या वंचित हैं। जातिगत गणना से ऐसे लोगों का सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सुधार हो सकता है। जानकारों का मानना है कि कास्ट सेंसस हो जाने से बेहतर नीतियां बनाने और उनको अमल में लाने में आसानी हो सकती है। यहाँ तक कि ऐसे मुद्दों पर एक बेहतर विमर्श होने की गुंजाइश भी बढ़ जाएगी। क्षेत्रीय पार्टियों को लगता है कि जो ओबीसी का ग्रुप है उसका उनको बेनिफिट मिल सकता है। वजह यह है कि जो ओबीसी ग्रुप है, जैसे यूपी में उसे 54% माना जाता है, बहुत से राज्यों में ये 70%, 72% तक है, लेकिन यूपी में 54% माना जाता है, इंक्लूडिंग मुस्लिम पिछड़ा जोड़कर 12% करीब मुस्लिम पिछड़ा यहाँ माना जाता है। उसको जोड़कर यहाँ 54% इसको माना जाता है। एक अभी बेस जो लिया जाता है वो 1931 की जनगणना की जो परसेंटेज है उसमें जातियों का परसेंटेज लिखा हुआ है कि कौन सी जात किस परसेंटेज में है, तो वो वहां से अभी भी लोगों को आइडिया एक मिलता है मोटे मोटे तौर पे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आज का दौर बहुत बदल चुका है। रीजनल पार्टियों को अभी लगता है जनगणना से फायदा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है रीजनल पार्टियों में चूंकि परिवार का वर्चस्व है ज्यादातर रीजनल पार्टियों में, तो उनको नुकसान हो सकता है। जो लोग जातिगत गणना के विरोध में हैं, वो ये तर्क देते हैं कि भारत में जाति अपने आप में भावनात्मक मुद्दा है। कई लोगों का मानना है कि जनगणना हो जाने से लोगों की पहचान सार्वजनिक हो जाएगी, जो शायद कुछ लोगों को पसंद न हो। जाति के आधार पर जुटाए गए आंकड़ों से समाज में भेदभाव बढ़ने का डर है। इस आंकड़े को राजनीतिक दल अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे ये खाई और बढ़ सकती है। जनगणना का तरीका इतना महंगा हो सकता है कि इसके बजट पर हुए खर्च से दूसरे कार्यक्रमों पर असर पड़े।